गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम सेल की सीरीज ग्रुपिंग कर चुके थे, जिसमें हमने सीरीज में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाला था, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाला था और ईएमएफ का इक्विवेलेंट निकाला था, जो सिंपली ऐड करते हैं। ईएमएफ का इक्विवेलेंट बराबर आया था किसके, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En तक जोड़ते चले जाओ सीधे सीधे। वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn तक ऐड करते चले जाओ। आज उसी तरह की ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग होगी हमारी अब कैसी, पैरेलल ग्रुपिंग। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, की कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है पैरेलल के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर, जैसे पैरेलल कंबाइन कर दिए ये तो 3 ब्रांच हो गई, 1 2 3, तो 3 ब्रांच के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एक रोड ये है, एक रोड ये है, एक रोड ये है, कि भाई पैरेलल में पोटेंशियल कैसे सेम होता है तीनों ब्रांच में। ठीक है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे अगर अच्छे से समझना हो तो जो रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वीडियो है उसमें अच्छे से समझा रखा है कि किस तरह से पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा की कॉन्सेप्ट वही है, पोटेंशियल सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग करंट निकालेंगे और उनको ऐड करके टोटल करंट के बराबर पुट कर देंगे। ऑटोमेटिक हमारा आर इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट या जो भी इंडक्टर का इक्विवेलेंट या इस सेल का ईएमएफ का इक्विवेलेंट नजर आ जाएगा। ठीक है, इन चारों का इक्विवेलेंट निकालते हुए यही 2 कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि पैरेलल में कैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, कैसे ध्यान दो। मान लो ये 3 रोड है, ठीक है, इधर का टेम्परेचर है 10 डिग्री, इधर का टेम्परेचर है मान लो 0 डिग्री, इधर का 10 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, यहां पे डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस रोड है ये। ठीक है, और रोड के दोनों एंड के अक्रॉस हमने टेम्परेचर डिफरेंस लगा दिया। जैसे एक कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे क्या लगाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के अक्रॉस लगाते ही क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट। टेम्परेचर डिफरेंस लगाते ही एक रोड के अंदर क्या फ्लो होने लग जाती है, हीट। तो यहां पे हीट, करंट, टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से सुनना। अब क्या करो, इन तीनों रोड को इधर वाले एंड को एक वायर से बांध के ऐसे, और ये एक वायर ऐसे जोड़ दो, इन तीनों एंड को ऐसे, इसका नाम दे दो A और इसको B। अगर यहां पे आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करोगे या अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा, 10 डिग्री ही रहेगा। देखो यहाँ से 10 डिग्री, यहाँ से 10 डिग्री, यहाँ से 10 डिग्री, आके यहाँ पे 30 डिग्री नहीं करेंगे, याद रखना। कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये तीनों एंड रोड के 10 डिग्री है और तीनों एंड को अगर मिला दोगे तो टेम्परेचर तीनों का 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों रोड के एंड को एक दूसरे से जोड़ दो तो टेम्परेचर 10 इसका 10 इसका और 10 इसका, और तीनों रोड के तीनों एंड को जोड़ने के बाद 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तीनों का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, वो रहेगा कितना, 10। बात समझ में आई? वैसे ही अगर ये रोड ना होके कोई कंडक्टर होता और उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो तीनों एंड जुड़ के यहां पे पोटेंशियल V ही रहेगा, 3V नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई करने पे हीट फ्लो होती है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट फ्लो होता है। तो मीन्स आप ये समझ सकते हो कि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इज द कोज। ठीक है, कोज फॉर दी करंट फ्लो, हीट फ्लो। ठीक है, तो कोज कभी भी ऐड नहीं होते हैं, वो सभी के लिए बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो
एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं कि हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री, तो आप कहीं भी चले जाओ वो टेम्परेचर 30 डिग्री ही रहेगा। उसकी वजह से क्या इफेक्ट आते हैं वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि यहां पे पोटेंशियल क्या है, कोज है, इफेक्ट क्या है, करंट फ्लो, इफेक्ट क्या है, करंट फ्लो। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कोज, इफेक्ट क्या है, हीट फ्लो, क्यू, ठीक है, समझ आया। तो जैसे यहां पे टेम्परेचर का मैंने एग्जांपल दिया 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, तीनों रोड के एंड जोड़ने के बाद यहां पे 10 डिग्री ही शो होगा, बेशक थर्मामीटर से मेजर कर लो या कॉमन सेंस लगाओ या प्रैक्टिकल एग्जांपल घर पे भी कर सकते हो, वैसा ही रहेगा। वैसे ही यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने 0v 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 अप्लाई किया, 3 कंडक्टर पैरेलल में जोड़ दिए, तो जो ये टर्मिनल इन दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है v, तो ये सिर्फ v ही शो करेगा, ठीक है। तो पैरेलल में हम क्या समझते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस दी एंड ऑफ एवरी ब्रांच विल बी सेम। पैरेलल के अंदर बहुत सारी ब्रांच होगी, जैसे यहां पे पैरेलल में हमने 3 सेल जोड़े, 3 ब्रांच हो गई, ठीक है। तो तीनों ब्रांच के अक्रॉस एंड के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसका नाम आप क्या दे सकते हो, VAB, क्या नाम दे सकते हो, VAB, इसका एंड भी, इसका एंड भी, इसका एंड भी क्या है, VAB। तो इन दोनों एंड के अक्रॉस, जैसे 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच का जो एंड है वो किससे कनेक्ट है, A पॉइंट से और B पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में हो जाएगा, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों ब्रांच में, और वो किसके बराबर होगा, इसके टर्मिनल पोटेंशियल, इसका टर्मिनल पोटेंशियल और इसका टर्मिनल पोटेंशियल। ध्यान से सुनो, इसका EMF, इसका EMF और इसका EMF, तीनों सेल का EMF अलग अलग है, ठीक है, बट पैरेलल में जुड़ने की वजह से इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल आएगा और इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा वो क्या निकल के आएगा, सेम, बेशक तीनों के EMF अलग अलग हो। बात समझ में आ रही है, तीनों के EMF बेशक अलग हो, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या आएगा, सेम निकल के आएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो VAB जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है A और B पॉइंट के बीच में, और वो किसके बराबर होगा, इसका 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 टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर, जो कि तीनों का क्या रहेगा, सेम, क्योंकि तीनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं कि ये तीनों पैरेलल में जुड़े हैं और इन तीनों का हम क्या निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट। तो मैंने इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये ड्रॉ कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको I करंट मिल रहा है इस सर्किट से, इस सर्किट में जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, उसको भी करंट कितना मिल रहा है, I। तो चाहे सर्किट ये ले लो, चाहे सर्किट ये ले लो, हमें मतलब तो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहां भी I करंट मिल रहा है, यहां भी I करंट मिल रहा है, तो इसका मीनिंग इसके इक्विवेलेंट ये सर्किट हम मान सकते हैं। लेकिन यहां पे 3 सेल जुड़े हैं, यहां पे 1 सेल जुड़ा है, ये 1 सेल भी वही काम कर रहा है, इस R रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो करा रहा है, ये तीनों सेल भी मिलके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो करा रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप इन तीनों का जो इक्विवेलेंट EMF है वो E इक्विवेलेंट मान सकते हो। इन R1 R2 R3 जो ये 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है अलग अलग सेल के, उनका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान सकते हो, R इक्विवेलेंट, है ना। अब एक इक्वेशन में यहां से लिखूंगा, वो क्या हो जाएगी, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल। देखो E इक्विवेलेंट जितना पोटेंशियल देने की क्षमता है इस बैटरी में, बट इंटरनल लॉस होने की वजह से बाहर कितना निकाल पाएगा, अपना VAB टर्मिनल पोटेंशियल जितना बाहर निकाल पाएगा, है ना।
और वो किसके बराबर होगा, वी ए बी। वी और ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इस बैटरी से बाहर निकल के आने वाला टर्मिनल पोटेंशियल। और इस बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, उसको यूज करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए बी इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस इस बैटरी के थ्रू फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाई इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि आर इक्विवेलेंट। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। एक इक्वेशन इस सर्किट से निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। अब इसमें अप्रोच क्या है वो सुनो। यहाँ पे जो डिवाइड होने वाली चीज है वो क्या है, करंट। क्यों, यहां से E1 से बैटरी, E1 बैटरी से करंट चला I1, E2 से चला I2, E3 से चला I3। ये तीनों जब इस जंक्शन पे पहुंचेंगे, क्योंकि तीनों वायर यहाँ पे कनेक्ट है, ये भी ये भी ये भी, यहाँ पहुंच के तीनों ऐड होके कितना करंट बना रहे हैं सर्किट में, I। तो इसका मीनिंग क्या है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड के अक्रॉस भी, इस एंड के अक्रॉस भी, इस एंड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहना, VAB, जो कि किसके बराबर होगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल, इसका टर्मिनल पोटेंशियल, इसका टर्मिनल पोटेंशियल। मींस ए और बी के बीच पड़ने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा इन तीनों सेल से बाहर निकलने वाला टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं पहले वाला जो सेल है, मींस यहां ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हो, E1 माइनस उसमें फ्लो होने वाला करंट I1 मल्टीप्लाई बाई R1। दूसरे में भी VAB होगा, क्योंकि दूसरा सेल भी इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कनेक्ट है पैरेलली। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट का, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किसके बराबर होगा, इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल। उसको क्या लिख सकते हो, E2 माइनस I2 R2। वैसे ही VAB थर्ड सेल के लिए सिमिलरली क्या लिख सकते हो, E3 माइनस I3 R3। ठीक है, अब आगे अप्रोच क्या बताई थी, जो चीज बट रही है वो अलग अलग निकाल लो। वो क्या करो, अलग अलग निकाल लो, ऐड करो टोटल के बराबर। यहाँ पे डिवाइड क्या हो रही है, करंट, इस ब्रांच में I1, इसमें I2, इसमें I3। तो I1 I2 I3 निकालो, ऐड करो, टोटल करंट I के बराबर पुट कर दो। देखो यहां पे इस इक्वेशन से क्या निकल के आया, इस इक्वेशन से हमारे पास I1 निकल के आया, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस VAB डिवाइड बाई R1। कुछ नहीं है, VAB इधर लेके चले जाओ, इस नेगेटिव को इधर ले आओ, I1 को इधर ही रखो, R1 को नीचे ले जाओ, वही किया है। सिमिलरली यहां से I2 कितना आ जाएगा, E2 माइनस VAB डिवाइड बाई R2। यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है, I3 इज इक्वल टू E2 माइनस VAB डिवाइड बाई R3। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या देखा कि जो चीज डिवाइड हो रही है वो अलग अलग निकालनी है और ऐड करनी है। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है ब्रांच में, तीनों ब्रांच में करंट अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, वो किसके बराबर आया, VAB। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। तीनों I1 I2 I3 निकाल ली, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो टोटल करंट है सर्किट का I, उसके बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, और वो I की वैल्यू आप निकाल सकते हो कहाँ से, इस इक्विवेलेंट सर्किट की इक्वेशन से। यहाँ से I इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, इस इक्वेशन से देखो I इक्विवेलेंट बराबर आ गया किसके, E इक्विवेलेंट माइनस VAB डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। या आप इसको ऐसे एज इट इज रख सकते हो, कोई आफत नहीं है, इस इक्वेशन को एज इट इज रखो। हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और इससे एक इक्वेशन निकालेंगे इस तरह की, और उसको फिर कंपेयर करेंगे। देखो कैसे, टोटल करंट सर्किट का क्या हो जाएगा I, वो बराबर किसके होगा, I1 प्लस I2
प्लस I3, तीनों को ऐड कर दो, E1 डिवाइड बाई R1 माइनस VAB डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2। दिख नहीं रहा है ना, ऊपर लिख लेते हैं। जो चीज डिवाइड हो रही थी वो निकाली अलग अलग, ऐड किया, टोटल के बराबर पुट कर दिया। अब लिख दो I इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है E1 माइनस VAB डिवाइड बाई R1। मैं दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिख देता हूँ, E1 डिवाइड बाई R1 प्लस माइनस VAB डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 माइनस VAB डिवाइड बाई R2। कुछ नहीं है, I2 की वैल्यू पुट की यहां से, E2 डिवाइड बाई R2 कर दिया, माइनस VAB डिवाइड बाई R2 कर दिया, वैसे ही यहां पे कर देंगे, ठीक है। I3 की वैल्यू प्लस E3 डिवाइड बाई R3 माइनस VAB डिवाइड बाई R3। तो टोटल I इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 प्लस E3 डिवाइड बाई R3। ठीक है, यहां तक समझ में आई। माइनस VAB कॉमन निकाल लिया, इसमें से इसमें से इसमें से, तीनों में से क्या किया, VAB ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर एक साथ लिख लिए, इसमें से और इसमें से VAB कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया, इस यहाँ बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई आफत नहीं, इसको इधर ले आओ, करंट को उधर ले जाओ, वो उधर से इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो VAB इज मल्टीप्लाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये एज इट इज यहाँ पे E1 डिवाइड बाई E2 E1/R1 E2 डिवाइड बाई R2 प्लस E3/R3 माइनस I। अब ये जो फैक्टर है उसको इस साइड लेके जाओ। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक्चुअली हम एक इक्वेशन तो इस सर्किट से निकालते हुए पहुंचेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास पहले से है, दोनों को कंपेयर करेंगे। इधर VAB था, इधर VAB ले आए, बाकी सारी चीज उधर लेके जा रहे हैं। VAB लेफ्ट हैंड साइड VAB, इस इक्वेशन की VAB, ये इक्वेशन सबसे पहली है, इक्विवेलेंट सर्किट से निकल के आई है। एक इक्वेशन इससे निकालेंगे, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो गई, राइट हैंड साइड में देखो क्या हो गया, E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 प्लस E3 डिवाइड बाई R3, कंप्लीट के डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस माइनस I करंट 1 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे लेके चले गए, डिवाइड में, इसके डिवाइड में अलग से लिख दिया, I के डिवाइड में अलग से लिख दिया। ये कॉमन मैथमेटिक्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब क्या करो, जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट से जो इक्वेशन आई और जो इस जनरल सर्किट से जो इक्वेशन आई, दोनों को कंपेयर कर दो। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है VAB, चलो अच्छी बात है। E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, ये कंप्लीट फैक्टर के बराबर, मतलब E इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
वो आया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। और ये 3 सेल होने की बजाय n सेल होते तो ऐसे ही पैटर्न चलता रहता अप टू En डिवाइड बाई Rn डिवाइड बाई। समझ आ रही है ना बात? ये देखो 3 के लिए निकाला तो यहां तक लिख सकते हो आप, लेकिन साथ साथ में जनरलाइज कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है? तो साथ साथ में जनरलाइज कर रहा हूं। 3 सर्किट होते ना, सॉरी 3 सेल होते तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाता? ये फैक्टर पूरा जितना है, बात खत्म, ठीक है? समझ आया? हाँ जी। अगर n होते तो कुछ नहीं, ये जो पैटर्न चलता जा रहा है E1 R1 E2 R2 E3 R4 ना सॉरी R3 प्लस E4 R4 ऐसे जोड़ते चले जाओ n तक। नीचे R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 अप टू प्लस 1 अपॉन Rn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर E इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 R3 जो जुड़ रहे हैं तो पैरेलल कंबाइन करोगे जब रेजिस्टेंस को तो कुछ इसी तरह की शक्ल आएगी, है कि नहीं? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? R इक्विवेलेंट, ठीक है? सेकेंडली R इक्विवेलेंट देखो, यहां से समझ में नहीं आया तो एक और देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई E इक्विवेलेंट हो गई, ये फैक्टर बचा I मल्टीप्लाई बाई R इक्विवेलेंट। I मल्टीप्लाई बाई ये जो सारा फैक्टर है किसके बराबर है? R इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा दूं, R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3 और जनरलाइज करूं तो 1 अपॉन Rn। बात समझ में आ गई? ठीक है, पक्का? ओके। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो हमने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को कंपेयर किया। R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? जो I के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई है कंप्लीट वो, यहाँ पे I के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है R इक्विवेलेंट, यहाँ पे I के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई है वो है R इक्विवेलेंट, ठीक है? मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। सर्किट भी समझ में आ गया, अब तो मिटा देता हूं। तो देखो वहां पे मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मींस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कर देता हूं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 और अगर n तक है तो 1 अपॉन Rn। तो जब कभी भी पैरेलल ग्रुपिंग करोगे नॉन आइडेंटिकल सेल की तो इक्विवेलेंट जो EMF निकल के आएगा उसका फॉर्मूला है ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू En अपॉन R1 डिवाइड बाई ये क्या है पूरा, ये तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आया। ये बात समझ में आई ना? यहां से यहां कैसे लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल किया, ये R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जो 1 अपॉन समथिंग है ये ऊपर चला जाएगा, ये निकल के आया, ठीक है? तो ध्यान रखना जब कभी भी पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे तो जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऐसे कंबाइन होगा जैसे हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस कंबाइन होते थे, ऐसे होते थे, रेसिप्रोकल करके सम करते थे और वो किसके बराबर आता था? रेसिप्रोकल ऑफ दी R इक्विवेलेंट। वही है सेम कहानी, बस सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे E इक्विवेलेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो देखो इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट को आप ये लिख सकते हो कि E इक्विवेलेंट हमारा आ गया E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अप टू En अपॉन Rn और ये डिवाइड बाई स्मॉल r इक्विवेलेंट।
ये बात समझ में आ गई? दिख नहीं रहा है ना, ऊपर लिखते हैं। ई इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अप टू En अपॉन Rn डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या है? सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई? अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कर सकते हो? E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 प्लस E3 अपॉन R3 अप टू En अपॉन Rn, सारे के साथ ये मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट। समझ आ गया? ए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई E1 डिवाइड बाई R1, E2 डिवाइड बाई R2, E3 डिवाइड बाई R3, इनको ऐड करते हुए चले जाओ। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या करते हैं? अगर आइडेंटिकल सेल होते तो ये आइडेंटिकल सेल होते तो देखो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाता। ठीक है, आइडेंटिकल सेल समझ गए? आइडेंटिकल सेल मतलब जिनका ईएमएफ बराबर हो, किसके बराबर हो? ई के। E1, E2, E3 जो थे वो सारे के सारे किसके बराबर हो? ई के बराबर हो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट देखो किसके बराबर आ गया? E1 अपॉन R1 की जगह क्या लिखोगे? E अपॉन R प्लस E अपॉन R प्लस E अपॉन R अप टू लिख लो N तक। ऐसे ऐसे चलते रहो और E अपॉन R। R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? R इक्विवेलेंट देखो ये यहां से आया। ठीक है, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट वापस इसके नीचे लिख लूं तो वो देखो कैसे आएगा? 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कहां तक? N तक। ठीक है, ये कितनी बार ऐड किया आपने? ये ऐड किया आपने N E अपॉन R। E अपॉन R कितनी बार है? N बार। ये कितने है? N बार। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट काट दूं? अरे कर लो, ये N बाई R था जो वो क्या बन जाएगा? तो अगर आपके पास N सेल है, आइडेंटिकल है, पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनका ईएमएफ किसके बराबर होगा? जो एक सिंगल सेल का होता है, जो एक सिंगल सेल का होता है। एक सिंगल सेल का ईएमएफ किसके बराबर था? ई के बराबर। ई इक्विवेलेंट भी किसके बराबर आ गया? ई के बराबर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये मैं मिटा देता हूं। ये 3 सेल थे। ठीक है, ये ई आर, ये भी ई आर, ये भी ई आर। तो देखो यहां से और यहां तक 3 सेल जुड़े। इस ए और बी पॉइंट के बीच में ये और ये 3 आइडेंटिकल सेल जुड़े हैं। ठीक है, 3 आइडेंटिकल सेल जुड़े हैं, तो जो दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इनका इंटरनल टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा। जो तीनों के वजह से इन पॉइंटों के बीच में जो ड्रॉप होगा वो इसकी वजह से मान लो थोड़ी देर के लिए ई, इसकी वजह से भी ई, इसकी वजह से भी ई,
तो ईएमएफ का जो ड्रॉप आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में वो क्या होगा, सेम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रोड का, वी 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 0 0 0, तीनों को वायर से जोड़ दो, वी निकल के आएगा। इधर तीनों के वी वी थे तो बाहर निकल के वी आया, 3V नहीं हुआ। वैसे ही ये E है, इधर E इधर E इधर E, ये पॉइंट तीनों के E टर्मिनल से जुड़े हैं मान लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E, इधर ये 0, तो EMF जो निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर। ठीक है, तो ये वैसे भी समझ आता है, ऐसे भी। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट वो किसके बराबर है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/R। अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू 1/R n बार। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, n/1/R, जो कि और अगला स्टेप में कर लो, दिस इंप्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, R/n। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल होंगे तब आपको R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। ऐसे याद रख सकती हो कि जब हम पैरेलल कंबाइन रेजिस्टेंस का करते थे तो वो इसी प्रकार निकालते थे R इक्विवेलेंट। तो बैटरी को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट निकालोगे वो सेम रेजिस्टेंस का निकालते थे, वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, ईएमएफ का थोड़ा ध्यान रखना, ईएमएफ का फॉर्मूला है ये, इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू ये E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R4, ना सॉरी R3, क्या बोल रहा हूं मैं, E1 प्लस R1 जो भी है डिवाइड बाई करना है 1/R इक्विवेलेंट से, इसका अलग है। ठीक है, और आइडेंटिकल हो तब E पुट करते जाएंगे रेजिस्टेंस की, R1 R2 R3 की जगह R, और ये रिजल्ट सारा निकल के किसके बराबर आ गया, E के। तो EMF बराबर किसके होगा, जो एक सिंगल बैटरी का EMF है वो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पैरेलल में बहुत सारी बैटरी जोड़ने से तो EMF के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सिर्फ आइडेंटिकल की बात करना। ठीक है, कि आइडेंटिकल N सेल आपने पैरेलल में जोड़ दिए तो पूरे सर्किट का EMF नहीं बढ़ा, जितना एक सेल का था उतना ही रहा। ये बात समझ में आ गई। सेकेंडली, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया 1/n टाइम्स। वो कितना हो गया, 1/n टाइम्स रिड्यूस। ठीक है, याद रखना ये। अब बात करते हैं आई मैक्स की, पहले सिर्फ करंट की बात करते हैं कि जो सर्किट में करंट है वो किसके बराबर होगा। तो सर्किट का करंट होगा उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वही फॉर्मूला है। यहाँ पे ईएमएफ चल रहा है तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ई इक्विवेलेंट तो किसके बराबर आ गया, सिर्फ आइडेंटिकल के केस में वो तो ई का ई के बराबर ही आया, ई का ई के बराबर ही आया है ना। आर इक्विवेलेंट ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो इक्विवेलेंट आया, और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा था। याद करो सर्किट जो इधर बनाया था सबसे पहले, लंबा टॉपिक हो गया तो मिटाना पड़ा। ठीक है, सर्किट में क्या था, 3 सेल जुड़े थे, तो जो सेल ऊपर जुड़े थे उनका तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाला, वो तो क्या आ गया स्मॉल आर अपॉन एन। फिर उन सभी के साथ नीचे रेजिस्टेंस जुड़ा था वो सीरीज में हो गया। इस सेल के इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वो सीरीज में जुड़ा है, तो ये टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट, ये है टोटल सर्किट का, और ये है जो सेल है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है सर्किट का। क्योंकि करंट निकालते टाइम पे सर्किट का टोटल ईएमएफ और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, थर्ड पॉइंट, आई मैक्स निकालना चाहते हो तो आई मैक्स निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अगर इस पे कंडीशन में ये इंपोज कर दूं कि जो आर इक्विवेलेंट है सर्किट का, सॉरी सेल का जो आर इक्विवेलेंट है आर अपॉन एन,
इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट, वो लेस देन आर हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे, इस आर को नेग्लेक्ट करोगे इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आई? सॉरी, इस आर के कंपैरिजन में आर बाई एन को क्या करोगे, नेग्लेक्ट। तो ये जो एन फैक्टर है जो कि 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एक मल्टीप्लायर की तरह होगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। इस केस में करंट क्या आया, इस केस की बात कर रहा हूं, इसमें करंट आया आपका E अपॉन कैपिटल आर। दूसरे केस में जब आप R बाई एन को ग्रेटर देन मानो किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के, तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में आप ये कर सकते हो कि R बाई एन के कंपैरिजन में इस R को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्टर इस R से ज़्यादा है। तो इस केस में जो करंट आएगा वो आएगा टोटल EMF E, क्योंकि ये तो चेंज कर नहीं सकते, ये तो निकल के आया है E के बराबर, पैरेलल में जब n आइडेंटिकल सेल जोड़ेंगे तब। और ये आया R डिवाइड बाई n, ये n क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो NE अपॉन स्मॉल r। इस करंट में क्या है, इस करंट में है n मल्टीप्लाई फैक्टर, मतलब 10 सेल जोड़े तो ये 10 हो जाएगा, 50 सेल जोड़े तो 50 मल्टीप्लाई मींस 50 गुना करंट। तो इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, करंट किस में ज़्यादा है, इसमें, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हम करंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेल जोड़े दुगना करंट, 3 सेल जोड़े तिगुना करंट, है ना, समझ आ रही है बात। n मल्टीप्लायर यहाँ पे है, तो जितना ज़्यादा सेल जोड़ेंगे उतनी ही मल्टीप्लायर का फैक्टर बढ़ जाएगा। तो करंट मैक्सिमम इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा। बात समझ में आई? इस केस में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम n को कितना भी वेरी करा सकते हैं। 100 सेल जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ईएमएफ के, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, वो बना ही लेता हूं डायग्राम। ठीक है, देखो ध्यान से, ये E R E R E R, ये केस कौन सा है, मींस एक सिंगल बैटरी जोड़ दो और डिवाइड बाय इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये एक सिंगल बैटरी जोड़ दो, बस इन दोनों को भूल जाओ, तब भी यही करंट आना था, है ना। अब 3 जोड़ दो तो क्या हुआ, 3 जोड़ दिया तब भी करंट यही आना था। इस केस में R बाई एन लेस देन R, उस केस में 4 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, कोई फर्क पड़ा इस करंट पे, नहीं पड़ा। लेकिन इस केस में जब आपका R बाई एन ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो उस केस में करंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और ये करंट का फॉर्मूला होने से जितने ज़्यादा नंबर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट ऐड होता जाएगा। जैसे 1 सेल हुआ I1 करंट आया, 2 सेल हुए I2 भी इसके साथ जुड़ गया, 3 सेल I3 भी इसके साथ जुड़ गया, और 4 सेल हुए I4 भी। मींस देखो हर बार सेल बढ़ाने से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट बढ़ता जा रहा है। 5 सेल यूज करोगे तो 5 ब्रांच से आने वाला करंट जुड़ेगा इसमें, इस आई में। 6 सेल जोड़ोगे तो 6 सेल से आने वाला 6 ब्रांच से आने वाला करंट जुड़ेगा इसमें। तो मींस क्या है, करंट को बढ़ाना चाह रहे हो, मैक्सिमम करना चाह रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये यूज नहीं कर सकते हम। बात समझ में आई? मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। और ये कहां से निकल के आया, ये उस सिचुएशन से निकल के आया है तब R बाई एन वेरी वेरी ग्रेटर देन था किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मींस जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा था, उस टाइम पे ये फॉर्मूला निकल के आया। तो E मैक्सिमम कितना आ गया हमारा, एन ई अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो ध्यान से रखना याद, ठीक है। जो ये आइडेंटिकल के बाद की कहानी है ना, ये जरूर याद रखना, ये आपके सिलेबस में है, ऊपर का आपके सिलेबस में नहीं है,
लेकिन आपको करना वो भी है, ठीक है, क्योंकि वो करोगे तभी ये समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये पूरा इनके फॉर्मूले कि पैरेलल में हमारा चाहे 10 सेल जोड़ दो, चाहे 50 सेल जोड़ दो, चाहे 100 सेल जोड़ दो, ईएमएफ क्या रहना, ए और बी पॉइंट जो है, ये ए और बी पॉइंट जो है, चाहे इनमें कितने भी सेल जोड़ दो, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या रहना है हमारा, ई के बराबर। मींस जो एक सेल का ईएमएफ था, आइडेंटिकल की बात कर रहा हूँ, जो एक सेल का ईएमएफ था वही ड्रॉप इस ए और बी के बीच पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ऐसे जैसे कि ये जो सारे के सारे आर 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 कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े, तो पैरेलल में ही है, तो आर इक्विवेलेंट भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह का फॉर्मूला आ गया, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। आइडेंटिकल थे तो ये सारे जोड़े, तो हम आइडेंटिकल जब रेजिस्टेंस हो एन और पैरेलल में जुड़े हो तो हम डायरेक्ट आर बाई एन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने करंट निकाला, करंट आया टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट वो ई के बराबर। आर इक्विवेलेंट क्या है, ये तो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सीरीज में बाहर जुड़ने वाला, तो टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर बाई एन इंटरनल इन सेल का प्लस ये सीरीज का बाहर का एक्सटर्नल, ये हो गया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज किस केस में होगा, जब हम ये कंडीशन इंपोज कर देंगे कि आर बाई एन इज ग्रेटर देन आर, तो उसमें क्या होंगे, हम आर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, और ये आर बाई एन जो फैक्टर है ये रहेगा, ये रहने की वजह से ये जो एन है ये ऊपर मल्टीप्लायर में चला जाएगा, और मल्टीप्लायर होना मीन्स जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच उतना ही ज़्यादा करंट यहाँ से आएगा, आई मैड होगा। 3 ब्रांच तो 3 I1 I2 I3 आएंगे, आई मैड होंगे। 4 ब्रांच हो जाएगी तो 4 करंट आएंगे, ऐड होंगे। तो किस में ज़्यादा करंट आ रहा है, जितनी ज़्यादा ब्रांच है, तो करंट को मैक्सिमम करंट करना है तो ये एन फैक्टर क्या करना है, हमें सर्वाइव रखना है। तो ये सर्वाइव रखने के चक्कर में क्या करना पड़ेगा कि सीरीज के अंदर, सॉरी पैरेलल के अंदर अगर हमें मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला लिखना है तो वो लिखना पड़ेगा ये कंडीशन इंपोज करते हुए R बाई एन इज ग्रेटर देन R। अगर ये पंगा पूरा समझ में नहीं भी आ रहा है तो इस करंट को मैक्सिमम करना है, इस करंट को क्या करना है, मैक्सिमम। तो आप किसको कम कर सकते हो या किसको नेग्लिजिबल, ये फैक्टर को तो कर नहीं सकते, इस फैक्टर को तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो क्या है, बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस है जिसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कम या ज़्यादा किसको कर सकते हो, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो इसको क्या करो, जितना कम से कम कर सको उतना कम करो, और इसको इतना कम कर दो, क्योंकि देखो हम इस आई को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमें ये जो पूरा फैक्टर है उसके डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, एक तो R बाई एन और एक R बाई एन को हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये बैटरी के अंदर का हिसाब किताब है, बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस का हिसाब किताब है जिसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कम या ज़्यादा किसको कर सकते हो, इस R को। और जब डिनोमिनेटर को कम करना है तो उसमें हमें R कम करना है, तो R को इतना कम कर दो कि R बाई एन फैक्टर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए किससे, R से। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आई मैक्स इज इक्वल टू पुट कर सकते हो एन ई अपॉन आर, क्योंकि आर को उस केस में क्या कर सकते हो, इस आर बाई एन के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को 2 बार देखना अगर समझ में नहीं आए तो, और फिर बताना मुझे।